नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो मिरर पर। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है एक ऐसी बहू की जिसके कारनामे सुनकर आप चौंक भी जाएंगे और हंसी भी रोक नहीं पाएंगे। कहानी है अजब बहू के गजब कारनामे। चलिए शुरू करते हैं। रामपुर कस्बे में राघव नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। माँ बाप की इकलौती संतान, सरकारी नौकरी करता था और स्वभाव से इतना शांत कि पंखा भी उसके पास आकर धीमे चलने लगे। उम्र हो चली थी शादी की तो शांता देवी और मनोहर लाल यानी उसके माता पिता ने रिश्ते ढूंढने शुरू किए। कई जगह देख देख कर आखिरकार एक लड़की पसंद आ ही गई। कविता देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और सबसे बड़ी बात बहुत शालीन और समझदार दिखती थी, मगर किसी ने नहीं जाना कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़े, नाचते बाराती और लड़के वालों की तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ बांटी गई। कविता दुल्हन बनकर जब घर आई तो सबका दिल जीत लिया। हल्की मुस्कान, झुकी नजरें और हर बात में जी मम्मी जी, जी पापा जी कहने वाली लड़की। पर पहली रात ही राघव को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई दिखावा सा हो। कविता कमरे में आई, मोबाइल हाथ में था, कान में ईयरफोन। राघव थोड़ा सकुचाया, धीरे से बोला, आप थक गई होंगी, बैठ जाइए। कुछ चाहिए तो बताइए, दूध लाऊं क्या? कविता ने बिना देखे ही कहा, नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। वैसे भी रात में दूध पीना फैट बढ़ाता है, और हाँ, मुझे कुछ अकेला टाइम चाहिए, एक सीरीज देख रही हूँ। राघव थोड़ा हक्का बक्का रह गया। नई दुल्हन, पहली रात और ये रवैया। उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, आराम कीजिए। अगली सुबह भी कुछ ऐसा ही रहा। जहाँ बाकी बहुएं पहली सुबह चाय बनाकर सबका दिल जीतती हैं, वहाँ कविता ने 10 बजे उठकर कहा, मम्मी जी, ग्रीन टी मिलेगी क्या? और ब्रेड टोस्ट भी, थोड़ा जल्दी। शांता देवी ने रसोई से झांका, बिटिया ग्रीन टी तो नहीं है, दूध वाली चाय पियोगी? कविता बोली, नहीं प्लीज, दूध से मेरी स्किन पर पिंपल्स हो जाते हैं। शांता देवी मन में बड़बड़ाई, ई कौन बहू आ गई है? बहू है कि अंग्रेजन? इधर मनोहर लाल पेपर पढ़ते हुए बोले, बहू पढ़ी लिखी है, चलो कोई बात नहीं, सब सीख जाएगी। मगर अगले कुछ दिनों में हालात और अजीब हो गए। राघव ऑफिस से थका हारा घर आता तो कविता मोबाइल में घुसी होती। रात में अक्सर किसी से फुसफुसा कर बात करती। एक दिन राघव ने पूछा, कविता, किससे बात कर रही हो इतनी रात को? कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है नेहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। राघव ने भी ज्यादा सवाल नहीं किया, पर एक रात नींद खुली तो देखा कविता बालकनी में खड़ी किसी से फोन पर कह रही थी, मैं मजबूरी में शादी की हूँ, प्यार तो तुझसे ही करती हूँ, तुझसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। राघव के कदम वहीं जम गए। उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर जाकर आंखें मूंद ली, मगर नींद नहीं आई। सुबह जब माँ ने पूछा, बिटवा तबीयत ठीक है? राघव ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मम्मी, बस नींद पूरी नहीं हुई। कुछ दिन बाद मोहल्ले में बातें उड़ने लगी। पिंटू भैया, जो मोहल्ले के ऑफिशियल गॉसिप मास्टर थे, चौपाल में बोले, अरे राघव की बहू तो स्मार्टफोन में घुसी रहती है। कह रहे थे उसने व्रत कुछ नहीं रखा, उल्टा सुबह सुबह इंस्टाग्राम पर न्यू मॉर्निंग लुक पोस्ट करती है। बगल में बैठे झुमरलाल बोले, हमारी बहू तो सवेरे 4 बजे उठकर गोबर से चौका लीपती थी, और एक ये है सेल्फी वाली देवी। शाम को जब कविता से राघव ने हल्के लहजे में कहा, मम्मी चाहती हैं कि तुम थोड़ा समय किचन में भी बिताओ, कविता ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, मैं बीएड हूँ, नौकरानी नहीं, किचन में जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी नहीं की मैंने। राघव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वो समझ चुका था कि कहानी किताबों की नहीं, सोशल मीडिया वाली बन गई है। मगर राघव अब चुप रहने लगा था, ना सवाल करता ना जवाब मांगता। सुबह ऑफिस, शाम कमरे में चुपचाप लेटना, यही दिनचर्या बन गई थी उसकी। माँ बाप समझ नहीं पा रहे थे कि बहू की हंसी में मिठास कम क्यों है और बेटे की आंखों के नीचे काले घेरे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन शांता देवी ने कविता से कहा, बिटिया चलो थोड़ा सा बेसन गूंथ लो,
मैं सिखा दूंगी अच्छी कचौड़ी कैसे बनती है। कविता ने फोन से नजरें हटाए बिना कहा, मम्मी जी मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सोच रही थी किसी ब्यूटी पार्लर में कोर्स ज्वाइन कर लूं। घर के कामों से बाहर निकलना भी जरूरी होता है। शांता देवी ने गुस्से में सिर झुका लिया। मनोहर लाल बोले, शांता जबरदस्ती नहीं करते। आजकल की लड़कियां अलग माहौल में पली बड़ी हैं, धीरे धीरे समझेगी। शांता बोली, समझेगी या समझाएगी। इधर कविता का फोन वाला सिलसिला अब भी जारी था। एक रात राघव देर से घर लौटा, थका हुआ था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला आवाज आई, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते थे? क्या मैं तुमसे कम सुंदर थी? राघव के कदम रुक गए। वो बालकनी बाहर ही खड़ा रहा। अंदर कविता बोलती रही, उस राघव से तो मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। बस शादी करनी पड़ी, मम्मी पापा ने मजबूर कर दिया, वरना मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फोन कट गया। कविता मुड़ी और सामने राघव को देखकर चौंक गई। राघव ने सिर्फ एक सवाल किया, तुम्हारा रिश्ता शादी से पहले किसी और से था? कविता ने पहली बार बिना घबराए उत्तर दिया, था और आज भी है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। तुम्हारा घर तोड़ने नहीं आई हूँ, बस अपने मन की आजादी चाहती हूँ। राघव की आंखें भर आईं। वो कमरे से बाहर चला गया और पहली बार उस रात छत पर सोया। अगली सुबह चौपाल में पिंटू भैया फिर चर्चा में थे। अरे वो राघव है ना, वो अब छत पर सोता है। कहते हैं बहू एसी में सोती है और राघव को गर्मी में भेज देती है। बगल में बैठे झामूलाल बोले, ये तो उल्टा हो गया। अब पति पत्नी के लिए नहीं, छत के लिए तरसता है। इधर शांता देवी को भी अब तक बहुत कुछ समझ आ चुका था। एक दिन कविता रसोई से निकलते हुए बोली, मम्मी जी मुझे 100 रुपए दीजिए, पार्लर जाना है। शांता देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप 100 रुपए दिए और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के पीछे वो रो रही थी। मनोहर लाल ने आकर पूछा, क्या हुआ? शांता बोली, हम तो सोचते थे कि बहू आएगी तो घर में रौनक बढ़ेगी, लेकिन ये तो राघव को भी हमसे दूर कर रही है। एक दिन ये लड़का भी टूट जाएगा मनोहर। इधर कविता अब बेझिझक मोबाइल पर वीडियो कॉल करने लगी थी। कई बार सास ससुर घर में होते और कविता फोन पर इशारे से कुछ अजीब बातें करती। एक दिन राघव ने हिम्मत करके कविता का फोन देखना चाहा, लेकिन कविता ने झिड़कते हुए कहा, मेरी प्राइवेसी में दखल देने का कोई हक नहीं तुम्हें। राघव ने कहा, जब दो लोग शादी करते हैं तो जीवन साझा होता है, प्राइवेसी नहीं। कविता मुस्कुराई, तो फिर तुम्हें भी मेरे अतीत को स्वीकार करना होगा, मैं बदल नहीं सकती। राघव चुप हो गया, लेकिन अब उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। शाम को जब मनोहर लाल ने राघव से कहा, बेटा सब ठीक चल रहा है ना? तो राघव ने सिर झुका लिया। पापा अब सब कुछ सिर्फ चल रहा है, ठीक कुछ नहीं है। रात को राघव छत पर अकेले बैठा था। चांदनी फैल रही थी, मगर उसका चेहरा उदास था। तभी पिंटू भैया छत पर आए और बोले, क्या बात है राघव, चांद देख रहे हो या किस्मत? राघव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी दोनों एक जैसे लगते हैं, दूर ठंडी और अकेली। दूर ठंडी और अकेली। बहू तो सोशल मीडिया की स्टार है, अब तुम भी यूट्यूब चैनल खोल लो। सिलेंट पति की दर्द भरी दास्तान। दोनों थोड़ी देर तक हंसे, लेकिन राघव की आंखों में हंसी नहीं थी। घर के अंदर कविता अब किसी और प्लान पर काम कर रही थी। एक नया दोस्त, एक नया बहाना और एक नया झूठ। क्या कुछ दिन और बीते। अब कविता ने घर के कामों से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। वो सुबह 11 बजे तक सोती, फिर फोन उठाती और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालती। लेजी मॉर्निंग वाइब्स। राघव अब हर दिन चुपचाप काम पर निकलता और चुपचाप लौट आता, मगर उसके अंदर सब्र की दीवारें दरक रही थीं। एक दिन शनिवार को जब पूरा परिवार घर पर था, शांता देवी ने कविता से कहा, बिटिया चलो आज सब साथ खाना खाएं, मैंने पूरी सब्जी बनाई है। कविता ने बेमन से कहा, मैं डाइट पर हूँ मम्मी जी, सिर्फ ओट्स खाऊंगी, और वो भी अपने कमरे में। राघव बोला, हम सब साथ बैठते हैं तो परिवार बनता है, वरना ये घर होटल बन जाएगा जहाँ हर कोई अपने कमरे में खाता है। कविता बोली, तो बना लीजिए होटल।
वैसे भी आपके माँ बाप को मेरी हर बात में दिक्कत है। शांता देवी ने गुस्से से कहा, दिक्कत हमें नहीं, तुम्हें है बहू। तुम इस घर में हो लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मनोहर लाल बोले, बहू क्या तुम ये सब शादी से पहले नहीं जानती थी? क्या शादी सिर्फ दिखावे के लिए की थी? क्या शादी सिर्फ दिखावे के लिए की थी? कविता ने बिन झिझक कहा, हाँ, और अगर सच्चाई जानना है तो सुनिए, मैं आज भी निखिल से प्यार करती हूँ। उससे शादी नहीं कर पाई, इसलिए मजबूरी में ये रिश्ता स्वीकार किया, लेकिन दिल आज भी उसी के पास है। घर में सन्नाटा छा गया। राघव की सांस अटक गई। वो बस इतना कह पाया, क्यों किया ऐसा? क्यों मुझे इस रिश्ते में घसीटा? कविता बोली, क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा था कि शादी करनी ही पड़ेगी, और तुम जैसे लड़के को संभालना कौन सा मुश्किल था। उसके इस तंज पर शांता देवी उठ खड़ी हुई। बहू, ये घर है, कोई अभिनय मंच नहीं। यहाँ रिश्ते निभाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, अब मैं भी अभिनय बंद करता हूँ। माँ पापा, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ ठोस फैसला लें। कविता ने व्यंग्य से कहा, अरे वाह, अब ये धमकी पर उतर आई हैं। क्या करोगे? तलाक दोगे? करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शाम को राघव, मनोहर लाल और शांता देवी एक साथ बैठे। चर्चा बहुत गंभीर थी। राघव बोला, पापा, मैं बिखर रहा हूँ, हर दिन खुद को खो रहा हूँ, मगर मैं किसी की जिंदगी तबाह भी नहीं करना चाहता। क्या मैं कविता से बात करूँ आखिरी बार? मनोहर लाल बोले, बात तो कर, लेकिन याद रख, स्वाभिमान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। उस रात राघव कविता के कमरे में गया। वो मोबाइल पर रील बना रही थी। कविता, राघव ने धीरे से कहा, क्या तुम चाहती हो कि हम अलग हो जाएं? कविता ने हंसकर कहा, अरे मैं तो कब से चाहती हूँ, बस तुम में हिम्मत नहीं थी कहने की। राघव बोला, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले माँ पापा से माफी मांगो। कविता एकदम भड़क गई। माफी? किस बात की माफी? मैं कोई गुनहगार हूँ? राघव बोला, नहीं, तुम गुनहगार नहीं हो, बस शायद गलत जगह आ गई हो और हमने तुम्हें समझने में देर कर दी। अगली सुबह घर का माहौल अजीब था। कविता बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई, एक छोटे से सूटकेस और ढेर सारे गुरूर के साथ। मोहल्ले में फिर चर्चा शुरू हुई। पिंटू भैया बोले, कहानी पूरी फिल्मी है, एक बहू, दो आशिक और एक बेचारा पति। झामूलाल बोले, अब की बहुएं हल्दी चूड़ी से नहीं, फिल्टर और स्टेटस से रिश्ता निभाती हैं। शांता देवी अब शांत थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक समझदारी थी, जैसे किसी तूफान ने उन्हें और मजबूत बना दिया हो। राघव अब फिर से छत पर था, लेकिन इस बार उदासी नहीं, बल्कि सुकून के साथ। पिंटू भैया आए और बोले, अब तो अकेले हो गए राघव भैया। राघव मुस्कुराया, नहीं पिंटू भैया, अब तो खुद के साथ हूँ, और यकीन मानिए ये सबसे मजबूत रिश्ता है। और वहीं बैठकर उसने पहली बार अपने जीवन में कुछ लिखा, रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं, और जब समझ का रिश्ता टूटे तो खून के आंसू भी नहीं जोड़ सकते। कुछ दिन और बीते। अब कविता ने घर के कामों से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। वो सुबह 11 बजे तक सोती, फिर फोन उठाती और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालती, लेजी मॉर्निंग वाइब्स, रेजी मॉर्निंग वाइब्स। राघव अब हर दिन चुपचाप काम पर निकलता और चुपचाप लौट आता, मगर उसके अंदर सब्र की दीवारें दरक रही थीं। एक दिन शनिवार को, जब पूरा परिवार घर पर था, शांता देवी ने कविता से कहा, बिटिया चलो आज सब साथ खाना खाएं, मैंने पूरी सब्जी बनाई है। कविता ने बेमन से कहा, मैं डाइट पर हूँ मम्मी जी, सिर्फ ओट्स खाऊंगी, और वो भी अपने कमरे में। राघव बोला, हम सब साथ बैठते हैं तो परिवार बनता है, वरना ये घर होटल बन जाएगा जहाँ हर कोई अपने कमरे में खाता है। कविता बोली, तो बना लीजिए होटल, वैसे भी आपके माँ बाप को मेरी हर बात में दिक्कत है। शांता देवी ने गुस्से से कहा, दिक्कत हमें नहीं, तुम्हें है बहू। तुम इस घर में हो, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। मनोहर लाल बोले, बहू क्या तुम ये सब शादी से पहले नहीं जानती थी? क्या शादी सिर्फ दिखावे के लिए की थी? क्या शादी सिर्फ दिखावे के लिए की थी? कविता ने बिन झिझक कहा, हाँ, और अगर
सच्चाई जानना है तो सुनिए, मैं आज भी निखिल से प्यार करती हूँ। उससे शादी नहीं कर पाई, इसलिए मजबूरी में ये रिश्ता स्वीकार किया, लेकिन दिल आज भी उसी के पास है। घर में सन्नाटा छा गया। राघव की सांस अटक गई। वो बस इतना कह पाया, क्यों किया ऐसा, क्यों मुझे इस रिश्ते में घसीटा? कविता बोली, क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा था कि शादी करनी ही पड़ेगी, और तुम जैसे लड़के को संभालना कौन सा मुश्किल था। उसके इस तंज पर शांता देवी उठ खड़ी हुई। बहू, ये घर है कोई अभिनय मंच नहीं। यहाँ रिश्ते निभाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, अब मैं भी अभिनय बंद करता हूँ। माँ पापा, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ ठोस फैसला लें। कविता ने व्यंग्य से कहा, अरे वाह, अब ये धमकी पर उतर आई हैं। क्या करोगे, तलाक दोगे? करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शाम को राघव, मनोहर लाल और शांता देवी एक साथ बैठे। चर्चा बहुत गंभीर थी। राघव बोला, पापा, मैं बिखर रहा हूँ, हर दिन खुद को खो रहा हूँ, मगर मैं किसी की जिंदगी तबाह भी नहीं करना चाहता। क्या मैं कविता से बात करूँ आखिरी बार? मनोहर लाल बोले, बात तो कर, लेकिन याद रख, स्वाभिमान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। उस रात राघव कविता के कमरे में गया। वो मोबाइल पर रील बना रही थी। कविता, राघव ने धीरे से कहा, क्या तुम चाहती हो कि हम अलग हो जाएं? कविता ने हंसकर कहा, अरे मैं तो कब से चाहती हूँ, बस तुम में हिम्मत नहीं थी कहने की। राघव बोला, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले माँ पापा से माफी मांगो। कविता एकदम भड़क गई। माफी? किस बात की माफी? मैं कोई गुनहगार हूँ? राघव बोला, नहीं, तुम गुनहगार नहीं हो, बस शायद गलत जगह आ गई हो और हमने तुम्हें समझने में देर कर दी। अगली सुबह घर का माहौल अजीब था। कविता बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई, एक छोटे से सूटकेस और ढेर सारे गुरूर के साथ। मोहल्ले में फिर चर्चा शुरू हुई। पिंटू भैया बोले, कहानी पूरी फिल्मी है, एक बहू, दो आशिक और एक बेचारा पति। झामूलाल बोले, अब की बहुएं हल्दी चूड़ी से नहीं, फिल्टर और स्टेटस से रिश्ता निभाती हैं। शांता देवी अब शांत थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक समझदारी थी, जैसे किसी तूफान ने उन्हें और मजबूत बना दिया हो। राघव अब फिर से छत पर था, लेकिन इस बार उदासी नहीं, बल्कि सुकून के साथ। पिंटू भैया आए और बोले, अब तो अकेले हो गए राघव भैया। राघव मुस्कुराया, नहीं पिंटू भैया, अब तो खुद के साथ हूँ, और यकीन मानिए ये सबसे मजबूत रिश्ता है। और वहीं बैठकर उसने पहली बार अपने जीवन में कुछ लिखा, रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं, और जब समझ का रिश्ता टूटे तो खून के आंसू भी नहीं जोड़ सकते। यदि आप चाहें दिवाकर जी, तो अब मैं चौथा अध्याय भी इसी अंदाज में आगे बढ़ा दूं। बस कहिए, मैं तुरंत अगला अध्याय प्रस्तुत करता हूं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। मोहल्ले में अब राघव की इज्जत और भी बढ़ गई थी। लोग उसे देखकर कहते, आजकल तो राघव बाबू बहुत सुलझे हुए लगते हैं, जमाना तो बीवी की शिकायत करता है। लेकिन इन्होंने तो बिना शोर के रिश्ता ही खत्म कर दिया। पिंटू भैया बोले, अरे भाई, कुछ लोग हार के भी जीत जाते हैं और कुछ रिश्ते में रहकर भी बेघर हो जाते हैं। राघव अब मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगा था। उसकी क्लास में अनुशासन के साथ एक अपनापन था। बच्चों को वह सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाना सिखा रहा था। एक दिन एक बच्चा बोला, भैया, आपकी बीवी तो आती है ना यूट्यूब पे? राघव मुस्कुराया, हाँ, लेकिन जिंदगी में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता बेटा। इधर कविता और निखिल का चैनल अब सुर्खियों से दूर होता जा रहा था। पहले जहां लव स्टोरी के नाम पर हजारों व्यूज आते थे, अब वहीं सिर्फ कुछ 100 लोग बचे थे। कारण, सच्चाई का चेहरा अब भीड़ को दिखाई देने लगा था। कविता ने एक रात निखिल से कहा, मुझे लगता है हमने गलती की, हमने सच्चा प्यार दिखाने की जगह सच्चाई से भागने का तमाशा किया। निखिल चुप रहा। शायद वो जान चुका था कि प्यार अगर किसी को ठुकराकर पाया जाए तो उसका स्वाद हमेशा कसैला ही होता है। रात गहराई और कविता की आंखों में पहली बार पछतावे की नमी थी। उसने राघव का पुराना चैट खोला। आखिरी मैसेज था, तुम्हारी आजादी तुम्हें मुबारक हो, मगर मैं अब खुद की कैद से निकल आया हूँ। कविता ने मोबाइल बंद कर दिया और खुद से कहा,
शायद मैं जिसे पिंजरा समझ रही थी वो मेरा सबसे सुरक्षित घर था। इधर राघव की माँ शांता देवी अब और शांत हो गई थी। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा हम सोचते थे बहू आएगी तो तेरा मन बहलेगा, लेकिन तूने तो अकेले ही खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब तू किसी सहारे का मोहताज नहीं रहा। राघव ने धीरे से माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और हाँ अब मैं जीवन साथी के लिए नहीं जीवन के लिए जी रहा हूँ। पिंटू भैया वहीं से चिल्लाए, वाह राघव अब तू गजब का आदमी बन गया है, पहले बहू के करना में अब तेरे कमाल। अब तो ये एपिसोड कब है? अब कोई एपिसोड नहीं भैया, अब जो होगा वो सच्चाई होगी बिना फिल्टर के। और उस शाम पहली बार राघव ने अपनी क्लास की एक टीचर से चाय पी। बातों ही बातों में दोनों हंसे खुलकर, जैसे किसी ने बीते पन्नों के दर्द को कुछ पलों के अपनापन से ढक दिया हो। इधर कविता ने अपने व्लॉग चैनल पर एक आखिरी वीडियो डाला। कुछ रिश्ते हमें छोड़ जाते हैं लेकिन एक सीख देकर, अगर रिश्ते में ईमानदारी नहीं तो वो सिर्फ दिखावा बन जाता है। मैंने बहुत कुछ खोया, शायद एक अच्छा इंसान भी। और वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन जिसने देखा उसकी आंखें नम जरूर हुईं। दिवाकर जी, क्या आप अब अंतिम छठा अध्याय पढ़ना चाहेंगे? बस हाँ कहिए, मैं तुरंत अंतिम भाग प्रस्तुत करता हूँ। भावनाओं और नैतिक शिक्षा के साथ एक सशक्त समापन। राघव की जिंदगी अब एक नई लय में बह रही थी। वो पहले से ज्यादा खुश था, शांत था, और सबसे अहम, अब वो खुद को जान गया था। एक दिन मोहल्ले में बच्चों की वार्षिक प्रतियोगिता हुई। राघव को बच्चों का गाइड बनाया गया। मंच पर उसने जो भाषण दिया उसने हर दिल को छू लिया। राघव बोला, जीवन में रिश्ते हमें संवारते हैं या बिखेरते हैं, ये इस पर नहीं कि वो रिश्ता क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उस रिश्ते में हम क्या लेकर आए हैं, प्यार या अहंकार, समझ या स्वार्थ। ताली बज उठी। शाम को शांता देवी ने बेटे से कहा, बेटा तुझमें तो गुरु की आत्मा बसती है, तो अब किसी को जोड़ता नहीं संवारता है। राघव मुस्कुराया, माँ शायद जब किसी को दुनिया तोड़ती है ना, तो वो या तो खुद टूट जाता है या खुद से जुड़कर दूसरों को जोड़ना सीख जाता है। उधर कविता अब वापस अपने मायके में थी। निखिल से भी उसकी दूरियां बढ़ चुकी थीं। मोबाइल अब भी था, लेकिन नोटिफिकेशन अब चुप थे, और आईने में अब खुद से नजर मिलाना भी आसान नहीं रहा। एक दिन उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी आप तो कहती थीं कि प्यार सब ठीक कर देता है, फिर आप क्यों अकेली हैं? कविता ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैंने प्यार को जिम्मेदारी से नहीं जिद से देखा, और जब प्यार में जिद आ जाती है तो फिर कोई भी साथ देर तक नहीं टिकता। एक हफ्ते बाद कविता ने राघव को एक पत्र भेजा, राघव मैं जानती हूँ कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने उस रिश्ते को निभाने की हर कोशिश की जो मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया। मैंने बहुत कुछ खोया, सबसे पहले एक अच्छा पति, फिर एक सम्मानजनक जीवन, और अंत में खुद को भी। तुम्हारे भीतर जो शांति है वो मेरे भीतर गूंजती खामोशी बन गई है। शायद यही सजा है मेरे कर्मों की। कविता। राघव ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था न खुशी, बस एक शांत स्वीकार्यता थी। कुछ उत्तर चुप्पियों में होते हैं, और मैंने वो उत्तर पा लिए हैं। समय बीतता रहा। राघव अब गांव के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। उसे देखकर गांव की लड़कियां कहती, सर तो जैसे सीधा किसी फिल्म के हीरो लगते हैं, लेकिन बिना डायलॉग के, सिर्फ कर्म से जीतने वाले। एक दिन स्कूल में एक बच्ची ने राघव से पूछा, सर अगर किसी को धोखा मिले तो क्या वो फिर से मुस्कुरा सकता है? राघव ने बच्ची की आंखों में देखकर कहा, मुस्कुराना तब और जरूरी हो जाता है बेटा, क्योंकि तुम्हारा दुख तुम्हारा चेहरा बिगाड़ सकता है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी आत्मा को संभाल सकती है। और अब शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। राघव अपने स्कूल के अहाते में तुलसी को पानी दे रहा था। पास ही एक लड़की आई, वही जिसे वो पिछले हफ्ते स्कूल के सेमिनार में मिला था। सादगी में लिपटी, आंखों में भरोसा, चेहरे पर सुकून। रिश्तों की नींव सच्चाई पर होनी चाहिए, दिखावे पर नहीं। अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा है तो माफी मांगे, लेकिन अगर आपका भरोसा टूटा है
तो खुद को कभी मत तोड़िए। जिंदगी वहीं नहीं रुकती जहां कोई साथ छोड़ दे, बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को फिर से अपनाना सीखें।